हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। I'm अभिषेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखेंगे और इसका बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं। ये सबसे मेन चीज़ है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का हम इंट्रोडक्शन देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। तो इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई भी बिल्डिंग बनानी है ना, बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेस बनाते हैं, है ना। बेस के ऊपर बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है। अगर बेस को हटा दिया जाए तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर उसको ही हम हटा देंगे, उसको ही पार्लियामेंट लेके चली जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक और कोर वैल्यूज which form the basic bedrock of the Indian Constitution, which form the bedrock of the Indian Constitution। Constitution के लिए एक bedrock का काम करता है कौन, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये इसके बारे में और देखें तो neither defined by Constitution और nor by the Supreme Court। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पलटा के देखेंगे उसमें कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें अभी तक नहीं बताया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो केस बाय केस एक एक केस होते गए, उसमें उन्होंने बताते गए सुप्रीम कोर्ट कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप पार्लियामेंट हटा नहीं सकती। तो वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बहुत सारे जो केसेस हुए उसके थ्रू उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हमें समझ में आया कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आती हैं। और अभी भी उसका वही प्रोसेस चल रहा है कि जब भी कोई केस होता है तो पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। अभी यहाँ पे एक चीज और है, आर्टिकल 368 क्या बोलता है, पार्लियामेंट के पास पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को आर्टिकल 368 से भी हम अमेंड नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट के पास एक लिमिटेशन है कि आर्टिकल 368 का यूज़ भी कर ले तब भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकती। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर की ये इंपॉर्टेंस है। अब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है ना, तो फिर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला केस हुआ था शंकरी प्रसाद केस 1951 में एक केस हुआ, है ना, शंकरी प्रसाद केस। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। अभी क्या है, एक साल हो गया, इसके अंदर फिर एक साल के अंदर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम देखी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको हमें चेंज करना है। क्या गलती हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। अभी ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 में पहले से दे रखा था कि सबके पास अधिकार होगा अपनी प्रॉपर्टी रखने का। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कोई काम करना है, कोई डेवलपमेंट का काम करना है, तो उसके बीच में क्या है, जैसे कोई रोड जा रही है और रोड के बीच में किसी का घर आ गया, किसी की प्रॉपर्टी आ गई, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ऐसी ये एक एग्जांपल बताया है, ऐसे रेलवेज का होता है, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ करनी हो, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट के साथ दिक्कतें आ रही थी, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला अमेंडमेंट लेके आए 1951 में और बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम हटा देंगे। यहाँ से इन्होंने हटा दिया और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया था। तो फंडामेंटल राइट से हटा के इसको ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया था। ये हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में देखा कि क्या हुआ था। अभी इसको चैलेंज किया गया, किसने किया, शंकरी प्रसाद केस में इसको चैलेंज किया गया। क्या बोला गया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैन पार्लियामेंट कर्टेल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, कि भाई आपने तो फंडामेंटल राइट को ही हटा दिया। तो ये फंडामेंटल राइट एक क्वेश्चन पूछा किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि क्या फंडामेंटल राइट को हटा सकती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। उसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली बोला कि फंडामेंटल को हटाने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है, वो हटा सकती है अंडर आर्टिकल 368 के तहत। और उन्होंने एक और आर्टिकल का जिक्र किया, क्या है, आर्टिकल 13 का बोलता है इट इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, है ना। अभी क्या है, आर्टिकल 13 में क्या दिया है, डेफिनेशन दी हुई है किसकी, लॉ की, कि कौन सी चीज़ें लॉ नहीं होंगी, ये बताया है। नेगेटिव डेफिनेशन दी है आर्टिकल
13 में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें केवल ऑर्डिनरी लॉस को इंक्लूड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को या लॉ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये सही किया गया है, मतलब कर सकते हैं, इनके पास पावर होती है। ये हो गया शंकरी प्रसाद केस में ये जजमेंट आया। फिर उसके बाद एक और केस हुआ, गोलकनाथ केस 1967 में। 1967 में क्या हुआ था, 17th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1964 में, है ना, जिसमें उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट इंसर्टेड सर्टेन स्टेट एक्ट्स इन 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल में सेंटर और स्टेट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है और जो कि अमेंड नहीं करी जा सकती, और जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता उन चीज़ों पे। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट एक्ट्स को यहाँ पे 9th शेड्यूल में डाल दिया। अभी किसकी पावर को यहाँ पे कम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की। वही सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, तो इसको एक केस में चैलेंज किया गया। कौन सा केस था, गोलकनाथ केस। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल, सो पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रेज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। अभी तो इन्होंने पिछले वाले केस में क्या बोला था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं ना। तो अपने पुराने जजमेंट को इन्होंने खारिज किया और नया जजमेंट लेके आया कि बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रेज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, कोई राइट नहीं है पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को ले जाने का। और आर्टिकल 13 की जो डेफिनेशन में उन्होंने बताया था ना, तो उन्होंने अभी क्या चेंज किया कि इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज अ लॉ, है ना। जैसे ऑर्डिनरी लॉज के बारे में उन्होंने बोला था पहले कि ऑर्डिनरी लॉ ही अकेला इंक्लूड होता है, अब क्या कर दिया उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं उनको भी यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ में इंक्लूड कर दिया। तो गोलकनाथ केस में पूरा उल्टा जजमेंट आया, है ना, 1967 में। फिर क्या हुआ, फिर इसके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने क्या बोला, देखो पार्लियामेंट ने अगेंस्ट क्यों बोला, पार्लियामेंट ने ये स्टेट एक्ट्स को 9th शेड्यूल में जोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा जजमेंट दे दिया। फिर इसको कर्टेल करने के लिए क्या पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट्स रिएक्शन टू गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस पे पार्लियामेंट ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, उसमें उन्होंने क्या किया, वो लेके आया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 13 और 368 दोनों को ही अमेंड कर दिया। मतलब जो आर्टिकल 13 लिखा हुआ था और 368 में जो चीज़ें लिखी हुई थी पहले से, उसको ही अमेंड कर दिया। उन्होंने क्या लिखा, पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, बोल दिया कि कोई भी फंडामेंटल राइट हो यहाँ पार्लियामेंट इनको खारिज कर सकती है, कट कर सकती है। एंड सच एक्ट्स आर नॉट लॉज अंडर आर्टिकल 13। अभी यहाँ पे इन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसका पूरा उल्टा यहाँ पे 24th अमेंडमेंट एक्ट में 1971 में किया, है ना, पार्लियामेंट की बात थी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट की बारी आई कब, जब हुआ केशवानंदा भारती केस 1973। अब ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था, है ना, केशवानंदा भारती केस में, कि आखिर यहाँ से पता चला कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से इन्होंने क्या इसकी शुरुआत की कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और हम बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में क्या कहा था कि देखो, सबसे पहले तो इन्होंने ओवर रूल्ड इट्स ओन जजमेंट इन गोलकनाथ केस एंड ऑल्सो अपहेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो गोलकनाथ केस में जो भी इन्होंने जजमेंट दिया था इसको हटा दिया, इसको ओवर रूल किया, और उसके बाद इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट में जो भी लेके आए थे पार्लियामेंट उसको भी पूरा हटा दिया। यहाँ पे क्या बोला, ओवर रूल इट्स ओन जजमेंट एंड इन गोलकनाथ केस एंड ऑल्सो अपहेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब दोनों को हटा के फिर इन्होंने नई चीज लेके आया, उन्होंने क्या, इट लेड डाउन न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बताया उन्होंने कि अच्छा ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, हम बता रहे हैं, है ना, हम डिसाइड करेंगे, कौन, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो इन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी यहाँ पे क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर को हटाने की, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और
एंड कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है, लेकिन अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज कर रहे हो तो उससे बेसिक स्ट्रक्चर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, ये बोला कौन से केस में, केशवानंदा भारती केस में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट हटा दिया और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको भी हटा दिया। अब सीधा क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकती, फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, लेकिन वो हटाने के चक्कर में बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आई, 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 1975 का टाइम पता है किसका टाइम था, इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहे हैं। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिसमें उन्होंने क्या बोल दिया, देखो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इलेक्शन डिस्प्यूट्स बिटवीन पीएम एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा केप्ट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। बोल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट है ना, इलेक्शन की डिस्प्यूट किस किस की, पीएम की और लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, है ना, हेड जो होते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के जब इलेक्शन की डिस्प्यूट होगी, कोई दिक्कत होगी, तो उस केस को कौन, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई हम क्यों नहीं देख सकते, है ना। इसके बाद क्या किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी केस हुआ 1975 में, है ना, इसी वजह से केस हुआ था, है ना, ये इलेक्शन डिस्प्यूट की वजह से। तो केस हुआ 1975 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेटेड 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इन्होंने बोल दिया कि आपने ये जो बातें बोली है ना कि प्राइम मिनिस्टर की डिस्प्यूट और लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की डिस्प्यूट पे हम कुछ नहीं बोल सकते, इन्होंने बोला कि भाई जो आपने अमेंडमेंट किया है ना, हम इसको ही हटाते हैं। और उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब तुम हमसे क्या, सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू ही छीन रहे हो, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो रही है या लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो रही है, तो उस पर उस केस की सुनवाई करना जुडिशियल रिव्यू हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का, तो आप जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहे हो सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और हमने बता दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हम डिसाइड करेंगे। तो हमने बोला जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो मतलब ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया। फिर इसके रिएक्शन में पार्लियामेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट लेके आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, है ना, जिसमें से एक चेंज यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेंड कर दिया आर्टिकल 368 को ही, है ना। उन्होंने बोला देयर इज नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट। अभी यहाँ पे 368 को ही बदल दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो भी होती हैं पार्लियामेंट की, उन पर कोई भी दबाव नहीं डालेगा, देयर इज नो लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है उनकी पावर पे। और जो भी अमेंडमेंट किया जाता है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे केस नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा चेंज कर दिया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए जिसकी वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अब इसके रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी पावर को ही हटा दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ पे जुडिशियल रिव्यू करेगा, है ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो पार्लियामेंट के पास जो पावर होती है, अगर उसको क्वेश्चन नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मिनर्वा मिल केस आया 1980 में। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इनवैलिड करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये जो चेंज किया है ना, अमेंडमेंट किया था 368, इसको इन्होंने चेंज कर दिया और बोला कि ये इनवैलिड है ना, और जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जुडिशियल रिव्यू ये पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की पावर है, इसको आप नहीं छीन सकते। तो मिनर्वा मिल केस जो हुआ 1980 में, तो उन्होंने क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे खारिज कर दिया, हटा दिया, इनवैलिड कर दिया, और जुडिशियल रिव्यू को बोला कि भाई ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब इसके बाद एक केस और हुआ एक साल बाद ही, बमन राव केस 1981।
इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट अधर टू दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उन्होंने बोला कि भाई देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बताया वही रहेगा। इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर 24 अप्रैल 1973। अब 1973 24 अप्रैल इस तारीख को क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था। तो उन्होंने बोला कि देखो जो भी केसेस 24 अप्रैल 1973 के पहले हुए उनकी कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर इसके बाद, है ना, इसके बाद कोई भी जो चेंजेस किए गए, कोई भी अमेंडमेंट किए गए, तो इसको क्या हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर लेके आएंगे। इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट्स आफ्टर 24 अप्रैल 1973। तो केशवानंदा भारती के बाद से जो भी चेंजेस किए गए उस पर जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उन्होंने पहले ही दे रखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। अभी ये इतने सारे केसेस हुए, मैंने बस क्रोनोलॉजी बताई कि धीरे धीरे क्या क्या हुआ, है ना, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए। अभी हम क्या देखेंगे कि इन सारी जो केसेस हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे बताते गए कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अभी हम पूरा इकट्ठा देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन देखें तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है हमारे आर्टिकल 368 की, कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को भी यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट को आप क्या अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हिलना चाहिए। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है यहाँ पे। अब कुछ एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि धीरे धीरे जो केसेस हुए उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया। तो पहला क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को ही हटाने की बात कोई नहीं करेगा, है ना, तो सुप्रीमेसी बनी रहेगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ये हमारी पॉलिटी का सॉवरेन नेचर है, डेमोक्रेटिक नेचर है, रिपब्लिकन नेचर है, इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अभी तीनों ऑर्गन के बीच की जो पावर का डिवीजन है ना, सेपरेशन है, इसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ही है ना, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो पूरी पॉलिटी चेंज हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे ये सब चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टर क्या है, स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर का डिवीजन है ना, जो रिलेशंस हैं उनमें चेंजेस अगर कर देंगे तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हट जाएगा, इसीलिए ये चेंज नहीं कर सकते। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन नहीं। वेलफेयर स्टेट, है ना, जैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें कि कोई भी पॉलिसीज लेके आ रही हैं गवर्नमेंट्स, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देखो जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर का इन्फ्रिंजमेंट होगा। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशियल रिव्यू भी आता है। अब क्या है हमारा, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको भी हटाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हट जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, अब यही तो है मेन ढांचे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर इनको ही चेंज कर देंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अर्थ क्या निकलेगा। अब और क्या है इसमें, 12th क्या बोला है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो हार्मनी है उसको बना के रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो करना है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को यहाँ पे हटाया जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा, इसको हटा नहीं सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में ही जोड़ा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की बात तो करें, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब इसी में आएगा। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर दे रखी है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी इसमें जोड़ा है। प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं उनकी एसेंस को, मतलब उनका जो बेसिक क्या बोल सकते हैं, बेसिक एसेंस होती है, उसको हम इन्फ्रिंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उसकी एसेंस ही चली जाएगी, फंडामेंटल राइट के पीछे जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनके पीछे का मतलब ही
खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो रही है, तो ये सब यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर क्या है, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 और 227। तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट बताते आ रहा है कि इसने ये सब चीज़ें बता दी हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको हम हटा नहीं सकते। पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 इनके पास कोई पावर नहीं है इनको हटाने की, है ना। ये 20 जो हमने देखे हैं अभी तक वो सब। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू, कौन कौन से लॉस पे होती है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में करके बता देना कि कौन सा क्या होता है आंसर इसका। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो इसमें 1 है, 2 है, बोथ है या नाइदर। तो आज के वीडियो में हमने पूरा देखा है कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन हुआ, है ना, कौन कौन से केसेस हुए, किस में क्या जजमेंट दिया, पार्लियामेंट ने क्या काउंटर अटैक किया, काउंटर अटैक करके मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके। तो पार्लियामेंट के पास जो पावर थी उन्होंने उसका यूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर थी उन्होंने उसका यूज़ किया। तो ऐसे ही करके हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एवोल्यूशन हुआ। पूरा देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर की अभी करंट सिचुएशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, और पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है किस चीज़ को अमेंड करने की। पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 के तहत कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कोई भी पार्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को भी यहाँ पे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ये अमेंडमेंट अगर किया गया है तो उसमें ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कोई गड़बड़ी ना आए, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।